नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। ज़िंदगी के हर कदम पर पैसों की ज़रूरत के लिए किस तरह आप प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा, अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप ज़िंदगी के हर गोल को अच्छे तरीके से पूरा कर पाए, अचीव कर पाए। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता है yourmoney@nw18.com, और आप व्हाट्सएप पर भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000 पर। इसके अलावा कार्यक्रम फेसबुक और एक्स पर लाइव रहता है, तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आज हम अलग अलग दर्शकों के क्वेरीज आपके सामने रखेंगे, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करें, पर्सनल फाइनेंस को हैंडल करें। आगे बढ़ने से पहले मिलवाते हैं आपको आज के अपने गेस्ट से। क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर एंड सीईओ कीर्तन शाह हैं हमारे साथ। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम दर्शकों की क्वेरी लें, एक जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट हम रखते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे असेस कर सकते हैं और किन ग्राउंड्स पर हमें असेस करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे समझें कि कौन सा फंड अच्छा है हमारे लिए। मनोज जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, कभी भी आप फंड को चूज करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लग रहा है बेसिक थॉट प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है कि आपको किसी एक ऐसे फंड में पैसा निवेश करना है जिसका रिस्क रिटर्न बैलेंस्ड हो। अगर पॉसिबल हो तो रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा हो। अगर ऐसा कोई फंड मिल जाए तो सबसे बढ़िया, पर ऐसा सोचना थोड़ा सा आसान है, कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जी। दो तीन स्टेप्स देता हूं जो मेरे हिसाब से बड़े बेसिक है, जो किसी भी इन्वेस्टर को हम्म। डेफिनेटली यूज करना चाहिए किसी भी एक फंड को सिलेक्ट करने के पहले, या हम्म। उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। हम्म। तो तो ये सबसे बताइए कीर्तन की फंड सिलेक्शन से की बात जब हम करते हैं, आज हमारा मेनली फोकस ये है कि फंड की परफॉर्मेंस को कैसे समझें, तभी तो हम फंड को सिलेक्ट भी कर पाएंगे या छोड़ पाएंगे या उससे निकल पाएंगे। करेक्ट। तो आप दो तीन चीज करेंगे एज एन इन्वेस्टर। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या आपका फंड रिटर्न के बेसिस पे क्या ये इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि हम्म। आप एक एक्टिव फंड में पैसा इसीलिए निवेश करते हैं क्योंकि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न निकाल पाए। तो आप देखेंगे क्या ये 3 साल के बेसिस पे, 5 साल के बेसिस पे और 10 साल के बेसिस पे क्या आपके फंड, जिस फंड में आप निवेश करना चाहते हो, क्या उसने इंडेक्स को बीट किया है या नहीं। अगर हम्म। इंडेक्स को बीट किया है तो एक पहला पहला कदम सही डायरेक्शन में है। पर यहां जानने की बहुत जरूरत है कि क्योंकि आपके फंड ने 3 साल, 5 साल या 10 साल पे इंडेक्स को बीट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड कंसिस्टेंट है। ये बहुत बड़ी गलती बहुत सारे इन्वेस्टर्स कर जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप देखें पिछले मान लीजिए 1 या 2 सालों में किसी भी एक फंड ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी है, तो ऑटोमेटिकली आपको 3 साल या 5 साल का रिटर्न ऑटोमेटिकली बेहतर लगने लगेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फंड 5 साल से कंसिस्टेंट है, राइट। तो 3 साल, 5 साल और 10 साल का जब आप डेटा देखें इंडेक्स के सामने, उसके साथ साथ आपको उस फंड की रोलिंग रिटर्न्स पे भी इतना ही फोकस देना है, क्योंकि रोलिंग रिटर्न एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसको ध्यान में रखकर आप ये कह पाएंगे कि क्या फंड कंसिस्टेंट है या नहीं। तो टिपिकली अगर आप 10 साल का डेटा देखें और उसमें 3 साल का डेली रोलिंग रिटर्न देख ले, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या ये फंड कंसिस्टेंट है और क्या इस फंड में मुझे पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात। पर देखिए, किसी भी फंड में आप निवेश सिर्फ रिटर्न अच्छा है या फंड कंसिस्टेंट है उस बेसिस पर नहीं कर सकते। आपको ये भी देखना है कि क्या ये रिस्क के सामने मुझे अप्रोप्रिएट रिटर्न दे पा रहा है या नहीं। तो आप रिस्क में टिपिकली फैक्ट शीट में एक स्टैंडर्ड डिविएशन करके डेटा पॉइंट दिया जाता है, आप वो देख सकते हैं। आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड डिविएशन उस फंड का कैटेगरी एवरेज दूसरे फंड्स के मुकाबले ज्यादा तो नहीं है। और एक आप डेटा पॉइंट दे सकते हैं जो हाल ही में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया कि फैक्ट शीट में दिखाया जाना चाहिए, वो है इंफॉर्मेशन रेशियो। तो आपको एक ऐसे फंड में पैसा निवेश करना है जिसका इंफॉर्मेशन रेशियो ज्यादा है दूसरे फंड से। तो अगर आप ये 4-5 चीजें देख लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्क और रिटर्न दोनों का अच्छा अंदाजा मिल जाएगा फंड को ध्यान में रखकर। जी।
तो ये जो आपने इंडिकेटर्स बताए, क्या ये इंडिकेटर्स सभी लोगों को, आम लोगों को आम तौर पर समझ आ जाएंगे, या अगर कोई निवेशक है समझना चाहता है तो क्या मेथड उसको अपनाना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उसको कोई लिटरेचर पढ़ना चाहिए? किस तरीके से आदमी इसके फंडामेंटल समझ सकता है, वो इंडिकेटर्स पढ़ सकता है या उसके मायने समझ सकता है? देखिए, मेजरली ये सबसे पहला पॉइंट तो ये इंडिकेटर्स मेजरली जितने भी मैंने आपको अभी कहे वो सब फंड की फैक्ट शीट में अवेलेबल है, एक्सेप्ट ओके। फॉर रोलिंग रिटर्न्स। और रोलिंग रिटर्न एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो आपको आप किसी भी एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड एनालिसिस की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां ये डेटा पॉइंट आपको मिल जाएगा, राइट? तो डेटा पॉइंट तो मिलना आसान है, इसे पढ़े कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कहा, पॉपुलर वेबसाइट्स है जहां पर आप ये सेम डेटा पॉइंट्स को देख सकते हैं, और वहां पर उन्होंने इन डेटा पॉइंट्स को रीड कैसे करना है इनकी भी जानकारी दी हुई है, राइट? तो अगर इंफॉर्मेशन रेशियो है या रोलिंग रिटर्न्स है, वहां जो नंबर दिया गया है उस नंबर का मायना क्या है वो भी इन वेबसाइट्स पर अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आज इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पर ये जितने भी डेटा की हम बात कर रहे हैं वो काफी पॉपुलरली अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है, उन्हीं वेबसाइट्स पर आपको इनकी जानकारी या फैक्ट शीट में इनकी जानकारी मिल सकती है कि इन डेटा पॉइंट्स को रीड कैसे किया जाए। जी, तो म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को समय समय पर आप ज़रूर असेस करते रहें। पहले तो मॉनिटर करते रहें लगातार, और फिर उसको असेस करें, रिस्क और रिवार्ड की तुलना करें। बाकी जो इंडिकेटर्स बताए हैं कीर्तन ने, उनको समझने में आपको दिक्कत हो तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई से आप समझ सकते हैं। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी, अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश से जुड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के अपने कॉलर्स से क्वेरीज के बारे में। हमारे साथ अमित कुमार हैं, दिल्ली से, 48 साल के हैं और 12 साल के लिए ये निवेश कर रहे हैं। फंड सिलेक्शन को लेकर इनकी थोड़ी सी क्वेरीज है। अमित, पूछिए अपना सवाल। सर, फर्स्ट गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरा क्वेश्चन लिया। सर, मेरे एक्चुअली 2021 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, जहाँ मेरी 4,000 रुपए की सिप जाती है। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, कैनरा रोबेको लार्ज कैप एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप, इनमें मेरी 2,000 रुपए की सिप जाती है। तो टोटल 10,000 रुपीज की सिप कर रहा हूँ और मैं 10% में उसको इंक्रीज भी करता चला जा रहा हूँ। और सेकेंडली मेरे को ये पूछना था कि जैसे अब मैं 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ के अकाउंट से मैं करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे इन्हीं फंड्स में से किसी को करना चाहिए या मेरे को कोई नए फंड्स आप रिकमेंड करेंगे जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ? एक और क्वेश्चन था पराग पारिक में, क्योंकि मैं 2021 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा इसमें एग्जिट लोड वगैरह जो होता है, एक परसेंटेज होती है जो फंड्स लेते हैं, क्या वो एप्लीकेबल होगा इस केस में? ठीक है, एग्जिट लोड को लेकर अलग से इनकी क्वेरी है कीर्तन, और बाकी जो फंड सिलेक्शन को लेकर जो सवाल इन्होंने पूछे हैं। अमित जी, सबसे पहले तो आपके इन्वेस्टमेंट्स पर आऊँगा। आपने कहा कि आपके पास आज 3.5 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है और आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, जिसे 10% से आप स्टेप अप करते हैं। तो ये अगर मोटा-मोटा 12% पे मैं कैलकुलेशन करूँ कि आप 12% तक का रिटर्न या निवेश आपके निवेश पर बना पाएंगे, तो तकरीबन आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन में आप 60 लाख रुपए तक की राशि इकट्ठा कर पाएंगे 12% के अजम्पशन पर। अब आपके 2 क्वेश्चंस थे कि क्या आप जो निवेश कर रहे हैं वो सही है। सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। आपने बहुत कम फंड्स में निवेश किया है, जो बहुत अच्छी बात है, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल में भी काफ़ी प्रोफेशनल है, तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू ऑन दैट। एक ही फंड चेंज सजेस्ट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाकी के फंड्स होल्ड कीजिए। अगर आप अपने पीजीआईएम फंड को कोटक मिड कैप फंड से रिप्लेस कर पाए तो मुझे लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप जो नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके वाइफ के अकाउंट से, क्या उसके लिए नए फंड्स में निवेश करें? मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नए फंड्स में निवेश कीजिए। आप इन्हीं फंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आपका पैसा। जो 4 फंड्स आपके पास रहेंगे मेरे सजेशंस और चेंजेस रेकमेंड करने के बाद, आपको कोई नए फंड्स निवेश करने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। एग्जिट लोड में आपको ये समझना है कि मान लीजिए अगर एग्जिट लोड 3 साल का है, तो आपने जितना
पैसा निवेश किया था, वो जब तक उतने यूनिट्स 3 साल कंप्लीट नहीं करते, तो उतने यूनिट्स के रिडम्पशन पे आपको जितना परसेंट एग्जिट लोड फंड लगाता है, मान लीजिए 1% लगाता है, तो आपको उस यूनिट्स पे 1% लगेगा, राइट? तो एग्जिट लोड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब आप एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने एक स्पेसिफिक क्वेरी पूछी पीपीएफएस फंड के लिए, वो प्रोबेबली एक ऐसा लौता फंड है हमारी इंडस्ट्री में जिसका एग्जिट लोड टिपिकली जो 1% होता है किसी भी एक नॉर्मल इक्विटी फंड में या 1 साल के लिए होता है, यहाँ पर 3 साल के लिए है। तो आप 3 साल के पहले निवेश से बाहर निकलेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा उन सब यूनिट्स पे जिनमें 3 साल खत्म नहीं हुए। जी, तो क्वेरी इनकी क्लियर हो गई होगी अमित की। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ संतोष मोरे साहब हैं, नासिक से हैं। 22,500 की मंथली एसआईपी इन्होंने कर रखी है और बड़ा स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य इनके 3 साल और 4 साल 13 साल ऐसे हैं। तो संतोष जी पूछें अपना सवाल और लक्ष्य खास करके आप थोड़ा हाईलाइट करें अपने। गुड इवनिंग सर। जी पूछे। जी गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। संतोष मोरे साहब अपना सवाल पूछें। चलिए, थोड़ा लगता है लाइन में प्रॉब्लम है। बहरहाल इनका सवाल जो है 22,500 की मंथली एसआईपी है इनके पास, अभी 10 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है इनके पास और सालाना एसआईपी स्टेपअप का इरादा भी 10% का है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा है। 3 साल में इन्हें 3 लाख रुपए चाहिए और फिर 4 साल तक, 3 साल के बाद 4 साल तक 4.5 लाख रुपए इनकी रिक्वायरमेंट है हर साल। फिर 13 साल पर चाहिए 50 लाख रुपए और फिर 20 साल पर चाहिए 1.5 करोड़ रुपए। तो इस तरीके की प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। इनके लिए क्या सलाह होगी आपकी कीर्तन? देखिए, सबसे पहले तो इनके 4 अलग अलग गोल्स है। हर गोल पे एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। तो उनका जो पहला गोल है जिसमें उन्हें 3 लाख रुपए चाहिए आज से 3 साल बाद, वो उन्हें टिपिकली अपनी एफडी से यूज करना चाहिए। उनके पास ऑलरेडी 4.5 लाख रुपए की एफडी है। वो एफडी तकरीबन उसी समय मैच्योर हो रही है, तो वो जब मैच्योर हो जाएगी तो आप उसका पैसा लेकर आप अपने 3 लाख रुपए का जो गोल है उसे सॉल्व कीजिए। आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपको 4.5 लाख रुपए चाहिए 4 सालों के लिए आज से 3 साल बाद। इस एलोकेशन के लिए आपके पास जो 10 लाख रुपए का निवेश ऑलरेडी कर रखा है आपने, वो 10 लाख रुपए का निवेश आज से 3 साल बाद उतना हो जाएगा जिससे आपको 4.5 लाख रुपए हर साल अगले 4 साल के लिए मिल जाएंगे। तो आपकी एफडी से 3 लाख का लक्ष्य खत्म हो जाएगा, आपके एग्जिस्टिंग 10 लाख रुपए के निवेश से आपके 4.5 लाख रुपए का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। अब आपने कहा कि आपको 13 साल के एंड पे 50 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए आपको एक 14,000 रुपए की एसआईपी चाहिए और 1.5 करोड़ जो आपको आज से 20 साल बाद चाहिए उसके लिए 16,000 रुपए की एसआईपी चाहिए। तो आपको टोटल एसआईपी चाहिए इन दोनों गोल्स के लिए तकरीबन 30,000 रुपए की। अब आप 22,500 रुपए की एसआईपी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो एक तरीका है कि आप 7,500 रुपए से अपनी एसआईपी को बढ़ा दें। अगर वो कर पाए तो आपका लक्ष्य हो जाएगा, या फिर आपके पास जो एफडी की मैच्योरिटी आएगी उसमें से आप सिर्फ 3 लाख रुपए यूज करेंगे आपके गोल के लिए। अगर बचा हुआ पैसा आप निवेश कर दें और आपके 22,500 को कंटिन्यू करें तो आपको 22,500 में ही आपके दोनों लक्ष्य अचीव हो जाएंगे। आपको 7,500 से एसआईपी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। जी, तो सबके लिए आप जो भी आपके गोल्स थे उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से करीने से सुझाव दे दिए। इन पर चलिए बहरहाल बढ़ते हैं आगे। उज्ज्वल है हमारे साथ मुंबई से। ये इनकी क्वेरी हम ले लेते हैं, ईमेल से क्वेरी है इनकी। 37 साल के हैं, मंथली एसआईपी इनके पास इस वक्त जो है वो 1,15,000 की है। पोर्टफोलियो वैल्यू फ़िलहाल 25 लाख की है और 10 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है। फंड के बारे में इनके सवाल हैं और सेक्टरल फंड में एसआईपी जारी रखूं या ना रखूं। क्वेरी आपको मिल गई होगी। कीर्तन बताएं इनके लिए क्या सलाह है? उज्ज्वल जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और मैं ये काफ़ी बार बोल चुका हूँ शोज़ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग
रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप एसआईपी के माध्यम से कर रहे हो वो बेटर है, पर जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपने जो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टिंग की है जो है बैंकिंग, ऑलरेडी आपके मोस्ट पोर्टफोलियो का 25 से 30% हिस्सा ऑलरेडी उसी सेम सेक्टर में जा रहा है, तो ये आप बैंकिंग सेक्टर में आपका कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ा देगा। अब मैं आपकी थोड़े से नंबर्स पे आता हूँ। सबसे पहले आपने ऑलरेडी 25 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, आपका लक्ष्य है कि आपको 5 करोड़ रुपए तक पहुंचना है आज से 10 साल में। तो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी कम पड़ेगी, क्योंकि आपको तकरीबन 12% के अजम्पशन पे 1.9 लाख रुपीस की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो आपका 25 लाख ऑलरेडी इन्वेस्टेड प्लस 1.9 लाख की एसआईपी अगर आप हर महीना करेंगे तो शायद 10 साल में 12% के अजम्पशन पे आप ये 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अब मान लीजिए आप इमीडिएटली आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी से 1.9 करोड़ नहीं कर पाए, तो अब जितना हो सके उतना स्टेप अप कीजिए हर साल, जिससे आप अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो पे मेरी थोड़ी सी राय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डीएसपी का बैंकिंग, कोटक का ब्लू चिप, ये दोनों फंड्स एग्जिट कर देने चाहिए, और अब बाकी के फंड्स को होल्ड कीजिए। बाकी का फंड जो या बाकी का पोर्टफोलियो जो बचेगा वो काफी बेहतर है। उसी पोर्टफोलियो में इक्वली पैसे को डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, यानी आपके एसआईपीज को भी इक्वली डिवाइड कीजिए, और जब भी मौका मिले आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहें तो भी आप बाकी 4 फंड्स में इक्वली पैसे को डिवाइड कर लें। कभी भी नया पैसा लमसम डालना है या ज्यादा एसआईपी करनी है, इन्हीं 4 फंड्स में पैसों को इक्वली डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे उनका मेन आउटपुट यही है कि आप ज्यादा फंड्स मत बढ़ाइए, ये 4 फंड्स में ही एसआईपी और लमसम को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उज्जवल की क्वेरी का जवाब मिल गया। लेकिन कीर्तन ये बताइए, ये बार बार हमारे पास जो सवाल आते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल पोर्टफोलियो को लेकर होते हैं, और उसमें एक बात जो सबसे ज़्यादा निकल कर आती है वो ये आती है कि ज़रूरत से ज़्यादा फंड है पहले तो, और दूसरा कि शायद एग्रेशन ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट का जो मिजाज है इन्वेस्टर का वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। ऐसा क्यों होता है और कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए? मनोज जी, अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि इन्वेस्टर्स और स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स जब स्कीम को चूज करने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन से 3 या 4 फंड्स में पैसा निवेश करूं, तो वो पिछले 1 साल या 3 साल में जिन फंड्स ने अच्छा किया उन फंड्स में पैसा निवेश कर देते हैं। अब होता यह है कि जो फंड्स जिन्होंने अच्छा किया वो टिपिकली मिड कैप या स्मॉल कैप या सेक्टोरियल फंड्स होते हैं ज्यादातर। इसीलिए अगर आप उस तरीके से फंड सिलेक्शन करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में बचे हुए फंड्स लार्जली उसी नेचर के होंगे कि वो ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अग्रेशन या रिस्क टेकिंग एपेटाइट दिखाएंगे उतना ज्यादा रिटर्न्स टिपिकली निकलता है, राइट। तो अगर आप 1 साल या 3 साल का डेटा देखेंगे, 10 में से 8 बार आपको यही मिलेगा कि या तो कोई मिड कैप स्मॉल कैप फंड या कोई एक सेक्टोरियल या टेक्टिकल फंड निकल कर आ रहा है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसीलिए पिछला रिटर्न देखकर आप निवेश ना करें, क्योंकि पिछला रिटर्न देखकर आप निवेश करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप एक ही तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पूरा पैसा लगा देंगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। और होता यह है कि लोगों को ये लगता है कि मैं जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऐड करूंगा पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। ये भी बड़ा गलत है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड में टिपिकली आपके पास 40 या 50 स्टॉक्स में निवेश ऑलरेडी होता है। तो आप जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ऐड करोगे तो आप 40 या 50 स्टॉक्स ऐड करते जा रहे हो। इससे होगा ये कि जब आपके पास 10 फंड का पोर्टफोलियो हो जाएगा, आपके पास शायद 300-400 स्टॉक्स आ जाएंगे, जो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। तो 3 या 4 फंड्स या 5 फंड्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से किसी भी एक छोटे या बड़े पोर्टफोलियो में पैसा निवेश करने के। चलिए, तो इसी नोट पे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। क्वेरीज अभी और बाकी हैं हमारे पास, लौट के आते हैं तो और क्वेरीज लेंगे और टॉप 4 फंड्स भी बताएंगे आपको, कीर्तन की चॉइस, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। आज हम बात कर रहे हैं अपने क्वेरीज, एक के बाद एक हमने ली है, और एक क्वेरी हमारे पास ईमेल से आई है, मयंक चांदना है मसूरी से। तो इनका जो सवाल है बड़ा टिपिकल है कीर्तन।
इनके पास दो पोर्टफोलियो, इन्होंने दो पोर्टफोलियो बना रखे हैं। उम्र इनकी अभी 31 साल है। एक पोर्टफोलियो की अभी जो मौजूदा वैल्यू है 16 लाख की है, दूसरे की 7 लाख की है, और इनका जो लक्ष्य है 10 करोड़ रुपए का है 18 साल में। फ़ंड सिलेक्शन को लेके इन्होंने सवाल पूछा है, और जो दो पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखे हैं उसमें एक में 6 फंड हैं और एक में 4 फंड हैं। आपने देखा होगा तो क्या समझ पा रहे हैं इनके निवेश लक्ष्यों के बारे में आप, और ख़ास करके ये दो पोर्टफोलियो वाला जो सिस्टम इन्होंने अपना रखा है? मयंक जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके पास इतनी क्लैरिटी है कि किस गोल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। वो बहुत ही क्लियरली आपके क्वेश्चन के द्वारा समझ में आ रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। दो सजेशंस है। सबसे पहले तो क्योंकि आपने दो अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बना रखे, इसलिए शायद नंबर ऑफ स्कीम्स दोनों मिलाकर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपको नंबर ऑफ स्कीम्स कम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं गोल 1 की बात करूँ, मान लीजिए आपके पास 16 लाख रुपए आज है, जो जैसा आपने कहा है, और आपका लक्ष्य है कि आपको 6 करोड़ रुपया चाहिए 18 सालों में। तो आपकी करंट जो 70,000 रुपए की एसआईपी है, वो इनफ है इस गोल को रीच करने के लिए। आपको एसआईपी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके गोल 1 में। हाँ, फंड्स में चेंज ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आईसीआईसीआई का ब्लू चिप और एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन, इन 2 फंड्स को डिसकंटिन्यू करें और बाकी फंड्स में आप अपनी एसआईपी इक्वली समान तरीके से स्प्रेड कर दें। तो ये हुआ गोल 1 पे मेरा व्यू। अगर गोल 2 की बात करें, जिसमें आपके पास आज 7 लाख रुपए है और आपको 4 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना है आज से 18 साल में, वहाँ पर आपको थोड़ी-सी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। शायद आपकी एसआईपी 40,000 रुपए या 45,000 रुपीज़ है। आपको 50,000 रुपए तक इस एसआईपी को बढ़ाकर लेकर जाना पड़ेगा। तब आप अपना 18 साल में जो 4 करोड़ रुपए वाला गोल है, उसे अचीव कर पाएँगे। ये वाले पोर्टफोलियो में फंड्स बहुत अच्छे हैं और कोई चेंज करने की सलाह नहीं है। तो आपको शायद 5-7 हज़ार रुपए से एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी और जो 2 फंड्स मैंने आपको कहे उसे एग्ज़िट कीजिए। बाकी सब आपके फंड्स में एकदम परफेक्ट है, कोई चेंज करने की ज़रूरत। जी, तो चलिए, फंड आपका परफेक्ट है, और जिस तरीके से इन्होंने ये, आप क्या समझ पाए कीर्तन, इनका जो ये 2 गोल के लिए 2 अलग-अलग पोर्टफोलियो एक ही आदमी मैनेज कर रहा है, ये एक अच्छी रणनीति लग रही है आपके हिसाब से? आम दर्शक जो हमारे हैं उनको क्या सलाह होगी इस एक्सपीरियंस से? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक बहुत ही अच्छा तरीका है गोल्स को मैनेज कर ध्यान में रखना कि मैं कौन से गोल के मुकाबले कहाँ तक पहुँचा हूँ। आई थिंक वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप अलग-अलग रख रहे हो दोनों गोल्स को। इससे फ़ायदा भी ये होता है कि अगर आपका गोल नज़दीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी एसेट एलोकेशन या फंड में निवेश करने की रिक्वायरमेंट एक दूर वाले गोल से बहुत अलग है। तो आई थिंक बहुत फ़ायदा है अगर आप गोल्स को अलग-अलग तरीके से देखो, जैसे इन्होंने किया। जी, तो चलिए, अब समय हो गया है समाप्त। चलते-चलते कीर्तन के टॉप 4 फंड्स भी देख लेते हैं। कीर्तन? मनोज जी, मेरे 4 फंड्स, सबसे पहला आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, दूसरा है कोटक मिड कैप, तीसरा है निपॉन स्मॉल कैप और चौथा है पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। मुझे लग रहा है ये 4 फंड्स का पोर्टफोलियो काफ़ी एक बैलेंस अप्रोच दे सकता है किसी भी पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर, मार्केट कैप और एएमसी लेवल पे और स्टाइल्स को ध्यान में रखकर। तो मैं ये 4 फंड्स में निवेश करने की सलाह दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीर्तन, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के क्वेरीज आंसर करने के लिए। तो योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन रोज़ हम ये कार्यक्रम लेके आते हैं। आप भी चाहें तो अपने क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। कहाँ क्वेरीज भेजना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो तमाम पते। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।